वेबिनार सीरीज का ये सीजन 2 है। इससे पहले हम सीजन फर्स्ट खत्म कर चुके हैं। सीजन फर्स्ट में हम लोगों ने साहित्य और कला से जुड़े हुए लोगों को आपसे रूबरू कराया था। सीजन 2 का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि आपसे शिक्षाविद और प्रशासन में जो कार्यरत प्रशासक हैं उनका और आपका आपसी साझा व्यक्तित्व साझा किया जाए। इस सीजन का एपिसोड पहला हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने डीएसपी आकांक्षा जैन से बात की थी। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में श्योपुर जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर श्री संदीप शर्मा जी हैं। इनसे हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन है उसका मूल विषय है जो युवा वर्ग है भारत का, उससे जुड़ा हुआ। जब हम देखते हैं कई एक बहुत सारी संख्या में युवा सरकारी सेवाओं में जाने के लिए परीक्षाओं की तैयारी करता है और उसमें तैयारी के दौरान उसे अवसाद, असफलता, इन सबका सामना करना पड़ता है। हमने आज का जो टॉपिक है फेल्यूर ड्यूरिंग प्रिपरेशन और सक्सेस आफ्टर डिप्रेशन, फेल्यूर और डिप्रेशन इन दोनों से लड़कर हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं, इस पर हमारा मुख्य ये टॉपिक रहेगा। चर्चा को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको डीएसएफ का थोड़ा सा परिचय करा दूं। डीएसएफ एक गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ है। इसकी स्थापना हमारे संस्थापक श्री प्रबल अग्रवाल जी ने 5 दिसंबर 2016 को की थी। डीएसएफ संस्था का मुख्य उद्देश्य बाल विकास, महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा, प्रकृति से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों को सजग करना, ये सारे हमारे मुख्य कार्य हैं। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि विगत संस्था के स्थापना वर्ष से हम लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस महिला बाल विकास के साथ कई योजनाओं, कई प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक कार्य किए हैं और लोगों ने इसे खूब सराहा भी है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे साथ रहेंगे। मैं चर्चा शुरू करूंगा सर के साथ। उससे पहले आप लोगों को कह दूं, चर्चा के बीच में या चर्चा से जुड़े हुए सब्जेक्ट के लिए अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका सवाल है, कोई आपका डाउट है तैयारी को लेकर, किस तरीके से पुलिस में जाया जाता है, किस तरीके से हम असफलताओं से लड़कर आगे सफलता की तरफ जा सकते हैं, या अवसाद से कैसे लड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सारे सवाल भेज सकते हैं हमें। हम कोशिश करें कि सारे सवालों के जवाब आपको दे सकें। श्योपुर जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर श्री संदीप शर्मा जी एक खुद जीते जागते हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, कैसे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से लड़कर कैसे हम असफलताओं को पीछे छोड़कर सफलता के एक उच्च पद पर जा सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर स्वागत है आपका हमारे इस डीएसएफ के प्लेटफॉर्म पर। सर नमस्ते सभी दोस्तों के लिए। जो आज का विषय है, आज की युवा पीढ़ी के आधार पर बहुत गंभीर विषय और जिस कारण से काफी लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तैयारी करते समय लोगों को कई समस्याएं आती हैं और जिनका सामना करते समय अगर सामाजिक विद्वेष हो, अगर सामाजिक रूप से साथ ना दे कोई, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला ही जाता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको समय दें, उनके साथ डिस्कशन करें, अपनी समस्याओं को शेयर करें, तो डिप्रेशन जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो सफलता तो सतत प्रक्रिया है कि आप जब लगातार प्रयास करते रहेंगे तो बार बार असफल होने के बाद आपको सफलता अंत में मिलेगी ही, ये तो निश्चित है। सफलता मिलती है, सभी को सफलता मिलती है। सर कुछ सवाल हमारे पास पहले से हैं बच्चों के। उनमें से एक सवाल है कि हम मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, उसके लिए कैसे तैयारी करें, किस पद के लिए किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखो, मध्य प्रदेश पुलिस में 3 लेवल पे एंट्री परीक्षाएं होती है, एक आरक्षक, सब इंस्पेक्टर और डीएसपी। आरक्षक के लिए आपके पास 2 एग्जाम होते हैं। उसके फर्स्ट एग्जाम आपका रिटर्न होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर उसके बाद फिजिकल, उसके बाद फिर आपका जॉब। एसआई के लिए 3 स्टेप होते हैं परीक्षा के, 3 चरण होते हैं। पहले चरण में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, दूसरे चरण में फिर फिजिकल होता है और तीसरे चरण में इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और डीएसपी में 3 चरण होते हैं, तो प्री होता है, फिर मेंस होगा और उसके बाद आप इंटरव्यू फेस करेंगे और जब फाइनल लिस्ट बनेगी और
उसके बाद आप डीएसपी के लिए सिलेक्ट होंगे। तो ज़रूरी है कि आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, जिस जो भी आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य को साथ साधें, और फिजिकल के साथ मेंटल दोनों ही आपको एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो सफलता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति लगातार पढ़ाई पर ध्यान देता है और फिजिकल पर ध्यान नहीं देता, तो उसके लिए परीक्षाएँ कठिन हो जाएँगी। ओके सर, आपने सर फिजिकल का जिक्र किया, तो फिजिकल का हमारे दैनिक दिनचर्या में और पुलिस सेवाओं में किस तरीके से रोल होता है सर, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर। दैनिक दिनचर्या में और पुलिस के जीवन में महत्व तो दोनों जगह बराबर ही है। दोनों के लिए फिजिकल अच्छा होना चाहिए। अगर आप दैनिक दिनचर्या की बात करते हैं, आप सिविल्स की बात करते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि फिजिकल अच्छा हो। फिजिकल अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और आप हर परीक्षा की अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर पाएंगे। आपकी सोशल लाइफ है वो भी ठीक रख पाएंगे, डॉक्टरों से अधिक दूर रहेंगे। और अगर आप जॉब में हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपके लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि आपका जो रूटीन रहेगा वो लंबा रूटीन रहेगा, 10 से 12 घंटे काम करना पर डे सबको। तो इसके लिए फिजिकल तो हर स्थिति में ज़रूरी है। इसके लिए आपके शरीर सर का स्वस्थ रहना। सर आप 2000 में जैसे आपका बायो पढ़ रहा था सर, 2012 में आप सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए। हाँ। हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग होता है परीक्षाओं की तैयारी करते समय कई बार सफलता तुरंत मिल जाती है, कई बार सफलता थोड़ा लेट होती है। अगर सफलता मिलने में देरी हो रही है तो हमें अपने अंदर आत्मविश्वास, या फिर हमें उस गोल के लिए, उस लक्ष्य के लिए कैसे अपने को वहीं बांध के रखना है कि हमें इसी एग्जाम को निकालना है, या फिर हम इतने साल में इस एग्जाम को निकाल लेंगे। अगर असफलता मिल रही है तो उस पर कैसे बच्चे अपने आप को संभालें। जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी परीक्षा प्रतियोगी, आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात तो निश्चित करनी पड़ेगी कि आपको समय लगेगा। रेयर केस ही होते हैं जिनमें आप एक या दो अटेम्प्ट में या एक आध साल में, 2 साल में आप एग्जाम क्लियर करते हैं, वरना आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा, 3 साल 4 साल, कोई कोई तो 5-6 साल तक आपको इंतजार करना पड़ता है अपने एग्जाम क्लियर करने में। कभी होता है कि मार्गदर्शन ठीक से नहीं मिल पाया, या मार्गदर्शन ठीक मिला पर हमसे ठीक से भुना नहीं पाए उस अवसर को। कभी हमारी गलतियाँ, कभी हमारे मार्गदर्शन की गलतियाँ, कभी परिस्थितियाँ, तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो समय को डिले कराती हैं। तो ज़रूरी है आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप खुद को भी निश्चित करें कि आपको लंबा समय देना पड़ेगा। परिवार को भी इस बात के लिए संकल्पित करें कि भई हम एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो समय लेती है। हम लगातार 4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत करेंगे, तो हमें प्रतियोगिता मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो जब घरवाले मानसिक रूप से ये जान लेंगे कि हाँ, तैयारी करने में समय लगेगा, 1 या 2 साल की कोई चीज़ नहीं है, तो दबाव नहीं आएगा घरवालों का कि तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, कुछ और कर लो। तो वो चीज़ें नहीं आएँगी, तो आप पढ़ाई का फ़ोकस अच्छा कर पाएँगे और अंततः सफलता मिल जाएगी। बहरहाल सर, आपने यहाँ घर वालों की बात की। मैं इससे एक नॉर्मल एक केस स्टडी टाइप में देखें, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, घर वालों को हम जैसे तैसे मना भी लें, मगर समाज के कई वर्ग, कई हमारे वो चार लोग होते हैं, हमेशा कहावत कही जाती है, चार लोग क्या कहेंगे, तुम इतना समय बर्बाद कर रहे हो। तो उन चार लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर उन चार लोगों से बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो किस तरीके से अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचाए, कि उनको और परिवार को थोड़ा अंतर कर पाए उन लोगों के बीच 4 लोगों को तो हमेशा इग्नोर करना चाहिए, पर कभी-कभी उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। कभी-कभी वो ताना मारते समय आपको आपकी कमियाँ बता देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए में? कहूँ कि जैसे आप पुलिस की बात कर रहे हैं, हम्म, बहुत से लोगों के साथ हुआ है ऐसा। तो पुलिस के लिए ज़रूरी फिजिकल भी होता है, और आप हम्म, शरीर से कमज़ोर दुबले-पतले हैं, अगर आप बाहर घूम रहे हैं और कोई आपसे ये कहे कि हाथ-पैर है नहीं, पुलिस की तैयारी करेगा, तो आप इसे ताना मार सकते हैं, पर ताने को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि आपको फिजिकल तैयार करना है और आपके हाथ-पैर नहीं है, मतलब आप कमज़ोर हो, फिजिकली आप कमज़ोर हो, आप फिजिकल तैयार कैसे करोगे? तो वो आपके लिए एक गाइडेंस भी हो सकता है उनके ताने, तो उनको जो सुन रहे हैं, उसको मोटिवेशन के रूप में लें, अपनी कमियों को समझें अगर वो ताने मार रहे हैं तो। और हम्म, अनावश्यक बातें करते हैं तो उनको इग्नोर करें, क्योंकि वो लोग आपसे कभी संबंधित नहीं हैं, जो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, आपके परिवार के बाहर के लोग हैं, वो आपसे संबंधित कभी संबंधित नहीं रहेंगे। वो केवल आपकी खुशियों में साथ रहने वाले लोग हैं, आपकी परेशानियों में आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। तो उनको हमेशा इग्नोर करना चाहिए। बस उनकी बातें ध्यान से सुनो, अगर काम की हैं तो रखो, और अदरवाइज़ इग्नोर करो। सर शुक्रिया सर। तैयारी के दौरान आपने दोस्तों का जिक्र किया था, दोस्त बनाए हैं अच्छे बात करने के लिए।
तो दोस्त का कितना अहमियत होती है तैयारी के दौरान, या फिर हमारी रियल लाइफ में कितनी अहमियत होती है दोस्त की सर? किस तरीके से एक दोस्त हमारी मदद कर सकता है परिवार से अलग? देखो, दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपका समय खराब ना करें, पहले तो उनको भी आपके समय की कीमत। एक दोस्त, दो तरह के दोस्त होते हैं, एक जो केवल घूमने में विश्वास रखते हैं कि आपके साथ घूम रहे हैं, आपके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो उनको आपके समय की चिंता नहीं होगी। तो दोस्त ऐसे रखो जो समझें, भले ही आपके साथ घूमे फिरें पर वो समझें कि आपके समय की कीमत है, आप तैयारी कर रहे हो सकता है वो लोग बिजनेस कर रहे हो तो वो आपकी तैयारी को जी। ना समझें, लेकिन आपकी समय की कीमत को समझें कि आपका समय है और आपको देना है, तो उसको समझें। दोस्त इसलिए भी जरूरी है कि बहुत समय, कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब मन टूटने लगता है, जब ऐसा लगता है कि मैं पेपर दे रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तो उस समय परिवार और दोस्तों के अलावा कोई और नहीं होता जो साथ दे सके आपका, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको बता सके कि नहीं, आप में कैलिबर है, आप कर सकते हो। आपकी कमियां भी पता होती हैं उनको, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके साथ रह रहे होते हैं, तो आपकी कमियां भी पता होती हैं उनको, तो आपको बूस्ट करने का काम करते हैं अगर अच्छे दोस्त होंगे तो। और खराब दोस्त होंगे तो फिर वो, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, वो आपसे मना कर देंगे, तैयारी नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो वो चुनाव करें कि ये हैं किस कैटेगरी के, या आपको समय अच्छा करेंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप में क्षमताएं हैं, आपकी कमियों का सामने रखेंगे, आपके टेस्ट लेंगे, या फिर आपकी कमियों का मजाक उड़ाएंगे। तो बस ये अंतर आपको करना है। इस बीच सर 1 मिनट मैं लूंगा आपका सर। मैं, हम्म, जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव, मैं हम्म, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने अपने दोस्तों से इसे शेयर करें, और आपके जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में उन्हें टाइप करें। आप डायरेक्ट सर से भी पुलिस से जुड़े हुए सवाल, तैयारी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सारे सवालों के जवाब दें। खैर सर, माफी चाहता हूँ सर। आपने दोस्त की बात की, और मैं एक हमेशा एक टेबो होता है कि ग्रुप स्टडी कीजिए तो परीक्षा जल्दी निकल जाएगी, और सिंगल स्टडी कीजिए तो परीक्षा जल्दी निकल जाएगी। आपका सर इस बिंदु पर क्या आपका विचार रहेगा? ग्रुप स्टडी मैं अच्छा है या सिंगल सिंग स्टडी? मैं सिंगल स्टडी का पक्षधर रहा हूँ। मेरे से कभी ग्रुप स्टडी हुई नहीं, वहाँ टाइम का यूटिलाइजेशन कम होता है, सब लोग इससे बैठते हैं, एक प्रॉब्लम होती है, उसका बहुत लंबे समय तक डिस्कशन चलता है, सोल्यूशन मिले ना मिले, सोल्यूशन डिस्कशन लंबे समय तक चलता है उस सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए। तो समय ज़्यादा खराब होता है ग्रुप स्टडी में। केवल एक फायदा है ग्रुप स्टडी का कि आपको एक दूसरे को पढ़ते हुए देखकर मोटिवेशन मिलता है कि आप पढ़ें। इसके अलावा मुझे ग्रुप स्टडी में कभी अच्छा नहीं लगा कुछ भी, सिर्फ ओके मोटिवेशन का सर। कि मेरा पास बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए, मैं घूमूं नहीं, उठूं नहीं, केवल एक चीज ठीक लगती है और कुछ नहीं। क्योंकि सिंगल स्टडी हमेशा अच्छा है, आप ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं जब आप अकेले होंगे, आपका अच्छा और अच्छा फोकस होगा आप जब अकेले बैठ के पढ़ेंगे तब। ये चीजें हैं। परीक्षा के दौरान जब कभी कभी फेल्यूर आने लगते हैं, असफलताएं जैसे करीब आने लगती हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इस वाली किताब से पढ़ा था, शायद उस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और फलानी किताब से पढ़ी है या ढिमकानी किताब से पढ़ी है। ये अमूमन सुनने को मिलता है। इसमें बच्चा ढेर सारी किताबें अपने पास इकट्ठी कर लेता है, और फिर उनमें से आप भी वो किसी भी किताब पर फोकस नहीं हो पाता है। सर, बुक का कितना अहमियत होती है तैयारी के दौरान, उस पर आप? नहीं, बुक की तो बहुत अहमियत है, जरूरी है कि आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल हो तभी आप पढ़ पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि कोई बुक खराब है। इस समय बाजार में इतना कंपटीशन है बुक मार्केट में भी, कि जितने भी हम्म। पब्लिशर है लगभग सब लोग अच्छी किताबें ही लॉन्च कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ओके। सुधारने की कोशिश करते हैं। जो कंटेंट दे भी रहे हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम गलतियां हो, जो कंटेंट हो वो सही हो। लोगों के पास इंटरनेट आराम से अवेलेबल है, लोग वहां से चेक कर लेते हैं। तो बुक अच्छी हो पर एक ही हो, एक से ज्यादा बुकें हमेशा मन में कंफ्यूजन पैदा करती हैं, आपका समय बढ़ाती हैं किसी भी टॉपिक को पूरा करने में। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी विषय में विशेष महारत हासिल करने के लिए। आपको एक एग्जाम निकालना है, आपका लक्ष्य एग्जाम निकालने का है, ना कि आपका लेक्चरर बनने का। तो आपका लक्ष्य को आपको देखना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा बुकें पढ़ेंगी तो आप एक विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान अपने अंदर रख लेंगे। आप मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आपने एक बुक पढ़ी, उसका सारा हिस्ट्री का मटेरियल याद कर लिया, फिर दूसरी बुक पढ़ी, आपको चार से चाहिए तो नई दूसरी बुक में ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप वो पूरी हिस्ट्री उसकी भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, तो वहाँ का बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। फिर आपको कोई कोचिंग के नोट्स मिल गए तो आपने वो भी पढ़ लिए। तो धीरे धीरे आपका एक विषय में आपने बहुत लंबा समय दे दिया, और ये लंबा समय आपको तैयारी करने में भी
काफी देर लगवाएगा, क्योंकि टाइम दुगना 3 गुना हो गया एक मटेरियल को खत्म करने में। ओके। तो जरूरी है कि तो सर पहले एक हाँ, पहले एक एक बुक कंप्लीट की जाए, इनिशियल जो मिनिमम सब्जेक्ट है अपना, जो मिनिमम सिलेबस है वो खत्म किया जाए। जब वो सिलेबस खत्म हो जाए, फिर आपके पास समय है तो आप फिर अदर कोर्स पढ़ सकते हैं, तब तक नहीं। सर कुछ सवाल है हमारे पास, अभी कमेंट पर ऑनलाइन दर्शक जो हमारे हैं वो कुछ क्वेश्चन है। नीलेश विश्वकर्मा पूछ रहे हैं सर, जय हिंद सर, बुक कौन सी बेस्ट है एसआई सिलेबस के लिए? अब ऐसे तो कोई बुक बेस्ट नहीं है, पर जो भी आपके टीचर आपको रिकमेंड करें वो बुक अच्छी है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी उस समय, तो वो बुक ठीक थी, तो अच्छा हम्म, खासा मटेरियल था, तो सफिशिएंट थी। पर परीक्षा की पद्धति बदल गई है थोड़ा, ऑनलाइन एग्जाम की वजह से क्वेश्चन की जो स्तर हैं वो चेंज हो गए हैं। आप कह नहीं सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, तो आपके लिए अब करंट सिनेरियो में जो बुक अच्छी हैं वो देखनी पड़ेगी। पर वर्तमान में मुझे मालूम नहीं है कि कौन कौन सी अच्छी बुक अवेलेबल है। एक क्वेश्चन और है सर, ये आपके लिए है, पर्सनल है। नमस्ते सर, शुभम गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, व्हाट चैलेंज यू फेस्ड इन योर करियर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग? आपने कौन कौन से चैलेंज फेस किए करियर के जब दौरान? मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पारिवारिक कारण तो मेरे लिए चैलेंज थे ही, पर मेरा हम्म, लगातार फाइनल एग्जाम क्रैक न कर पाना वही मेरे लिए चैलेंज था। मुझे लगभग 2 साल का समय लगा रिटर्न और फाइनल सिलेक्शन के बीच में। मेरा रिटर्न एग्जाम 2 साल से निकल रहा था लगातार, और पर फाइनल हम्म। सिलेक्शन में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो वही मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी कमी है कहाँ पर, और वो लगातार चल रहा था, तो वही मेरे लिए चैलेंज था। तो उस कमी को पहचानना, जैसे अमूमन बच्चे कैसे अपनी कमी को पहचाने और उनको दूर करने के लिए सर? मेरे लिए तो ये था कि फिर मैंने जो मुझसे पहले के लोग तैयारी कर रहे थे, जो मुझसे सीनियर थे, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया कि भाई ऐसी क्या वजह है कि मैं एग्जाम निकाल पा रहा हूँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ये नंबर मेरे कम क्यों रह रहे हैं बीच वाले। तो हम्म, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी स्ट्रेंथ सर्च कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सब्जेक्ट हैं। आप पहले ये देखिए कि वीकनेस कौन कौन सब्जेक्ट हैं। उन्होंने कहा कि सेट पेपर्स लगाइए घर पर, किसी भी सब्जेक्ट के हों सेट पेपर्स लगाइए, हम्म, उनमें देखिए कि आप कहाँ स्कोर कर रहे हैं, कहाँ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं आप उन पोर्सन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और फिर मैंने यही देखा, और हम्म, आखिरी में जाके सिलेक्शन हम्म। हो पाया। ओके। सर खुद को मोटिवेट कैसे रखें तैयारी के लिए? शुभम गुप्ता जी का सवाल सर। खुद को मोटिवेट, तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप खुद से ही मोटिवेट कर सकते हैं। आपको कोई और व्यक्ति बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो खुद के अंदर ही होते हैं, खुद के अंदर ही पैदा होते हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ये खुद हीन भावना में गिरना होता है। तो हम्म, खुद को डिप्रेस मत कीजिए, हमेशा खुद पे विश्वास रखिए कि नहीं आप कर पाएंगे। अच्छी मोटिवेशनल चीजें पढ़िए। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं डीमोटिवेट होता था तो मैं उस एरिया में जाता था, यहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं, यहाँ पे हम्म, तहसीलदार कलेक्टर इस एरिया में रहते हैं, तो मैं उनको देख के मोटिवेट होता था कि जब ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की मैगजीनें आती हैं, तो जो इंटरव्यू लिखे होते हैं मैं उनको पढ़ता था। जब उनको पढ़ता था तो उनसे खुद को कंपेयर करता था कि इनमें और मुझ में कितना अंतर है, इनमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है, और तब जाके समझ में आता था कि नहीं ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं, ये हम्म, लोग भी उसी परिवेश से बिलोंग करते हैं, इनकी भी स्कूल की परसेंटाइल स्टाइल वही है जो मेरी हैं, इनके भी सब्जेक्ट मेरे जैसे हैं, तो इन्होंने कर हम्म। लिया तो मैं भी कर लूंगा। तो ये सब चीजें मुझे खुद को मोटिवेट करने में मदद करती थी। तो ये सब लोग ये ट्राई कीजिए कि पहली बात तो कभी खुद को कम मत समझिए। अगर कोई सिलेक्ट होता है और आप नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बस ये है कि वो आपसे अच्छा था इसलिए आपसे पहले सिलेक्ट हो गया, आप उससे खराब नहीं है, बस वो आपसे अच्छा है, आप खराब नहीं है। तो ये आप हमेशा अपने मन में विश्वास रखिए, आप खराब नहीं है, आपको तैयारी करनी है, खुद को मोटिवेट रखना है, कभी मन में ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन एक लंबी प्रक्रिया है, टाइम लेती है। सर एक और सवाल है कि शौक, हॉबी का क्या अहमियत है तैयारी के दौरान या फिर हमारी आम जिंदगी में? हॉबी हॉबी तो कुछ हर जगह जरूरी चीज है। हॉबी एक तो आपको डिप्रेशन से दूर रखती है। जब आप डिप्रेस हो, जब आपको कोई और काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने जो हॉबी वाला जो भी सब्जेक्ट है, आपको गाना सुनना पसंद है, हम्म, या आपको गाना गाना पसंद है, आपको चेस या क्रिकेट खेलना पसंद है, हॉकी फुटबॉल खेलते हो, तो आप हम्म, वहां जाओ, आप उससे अपने आप को फ्रेश महसूस करोगे। जो दिमाग पे लगातार पढ़ने से वजन बढ़ जाता है, हम्म, आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ अंदर नहीं जा रहा है दिमाग के, तो वो चीजें हम्म, हट जाती हैं।
हम्म। इसलिए हॉबी जरूरी है, आपको होनी चाहिए सभी की हॉबी। एक और सर, अमूमन बच्चों के साथ एक समस्या देखने को मिलती है कि आर्थिक समस्या से बहुत सारे हमारा एक बहुत सारा वर्ग बच्चों का जूझता है कि आर्थिक परेशानियां होती हैं। तो क्या बच्चों को आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी तैयारी छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था कर कर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, या फिर आने वाले समय में उन्हें कुछ प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए सर? देखो, आर्थिक तंगी तो एक बड़ी समस्या है इस बात में कि क्योंकि कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो काफी खर्चा होता है। आपको हम्म। बुक्स भी खरीदनी पड़ेंगी, वो भी खर्चीली हैं। आपको एक बार बार एग्जाम देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो भी खर्चा है। फॉर्म वगैरह भरने में खर्चा तो बहुत होता है तैयारी करने में, ये हम्म। बात सही है। पर आप कुछ खर्चे को मैनेज कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई करते समय कंपटीशन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आप स्कूल से ना पढ़ें, जो हम्म। आपके स्कूल के सिलेबस से बाहर हो। तो आपको बुकें काफ़ी सस्ती कीमत में मिल जाती हैं। हम्म। फर्स्ट हैंड एनसीईआरटी की बुक सस्ती कीमत में मिल जाती हैं, तो आपका लगभग 60-70-80% तक मटेरियल तो आप एनसीईआरटी की और स्कूल की बुकों से कवर कर सकते हैं। उसके जी बाद सर। बहुत सारी मैगजीन्स हैं, करंट के पेपर्स हैं, कुछ मध्य प्रदेश शासन द्वारा निकालते हैं रोजगार निर्माण वगैरह। तो इनमें आपको अच्छा जीएस का कंटेंट मिल जाता है, करंट अफेयर्स का कंटेंट मिल जाता है, तो ये आपके खर्चे को कम कर सकती हैं। पर हाँ, खर्चीली हैं। और उन लोगों के लिए कि जो दो स्थिति में है, आर्थिक स्थिति वैसे हम तैयारी करें या नहीं करें, तो उन लोगों के लिए है कि वो क्या करेंगे फिर। या तो उनके पास ऑप्शनल कोई और काम हो, हम्म। तो बेहतर है कि अपना पैसा खराब करने की बजाय यहाँ पर अपना हम्म। ऑप्शनल काम करें। और अगर आपके मन में उम्मीद है कि नहीं, मैं कैलिबर है मेरा, मैं पढ़ सकता हूँ, आप होशियार हैं, आपको विश्वास है अपने ऊपर कि नहीं मैं एग्जाम निकाल लूंगा, तो फिर हम्म। आपको थोड़ा सा मेहनत करके और तैयारी ही करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, और परीक्षा फिर आप निकाल ही लेंगे जब इतना विश्वास है खुद के ऊपर। सर, एक कुछ लास्ट दो एक सवाल और हैं सर कि एक सवाल है कि हम जब तैयारी करते हैं तो एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, या फिर जैसे दो दो एग्जाम या तीन तीन एग्जाम के लिए साथ में प्रिपरेशन करना ठीक रहता है दो तीन एग्जाम के लिए साथ में प्रिपरेशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको एक लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा कि मेरा क्या है। क्योंकि देखो, एसएससी का अपना एक सिलेबस है, बैंकिंग का अपना सिलेबस है, व्यापम का अपना सिलेबस है, यूपीएससी एमपीपीएससी के अपने सिलेबस हैं, हर स्टेट पीएससी है, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनके अपने सिलेबस हैं। तो आप एक साथ सबको कवर नहीं कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो अच्छे पॉइंट हैं, आपके जो सब्जेक्ट अच्छे हैं, आपको उन सर? सब्जेक्टों को देखना पड़ेगा। उसके बाद वो किस परीक्षा के हिसाब से सूटेबल है। कि एसएससी और बैंकिंग में ये डिफरेंस है कि आपको एसएससी में जाओगे तो आपको कठिन एग्जाम देना पड़ेगा, बैंकिंग में सरल एग्जाम मिलेगा। पर बैंकिंग में आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एसएससी में आपका ओवरऑल क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जो आपकी तैयारी है, जो आपका स्टेमिना है तैयारी करने का, जो आपके वीक पॉइंट हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वो किस परीक्षा को सूटेबल है। और जिस परीक्षा के साथ सूटेबल है, आप उस परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाएं और फिर तैयारी करें, तो सफलता मिल पाएगी। अंतिम सर, एक अंतिम प्रश्न है कि संघर्ष हम अमूमन सुनते हैं कि तैयारी के दौरान संघर्ष कर लो, फिर जॉब के बाद सारा कुछ अच्छा होगा। तो सर, आप सेवाओं में हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि हम अभी तैयारी कर लें या फिर हम अभी मेहनत कर लें, बाद में सब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर हमारा संघर्ष वाला जीवन खत्म हो जाएगा? ये नहीं, बच्चों में बड़ा संघर्ष दुविधापूर्ण है। ये नहीं, सर। ये तो बच्चे अपने दिमाग से निकालते हैं। संघर्ष तो खत्म नहीं होता कभी भी। आप जॉब में रहेंगे तब भी संघर्ष करना पड़ेगा, पर हाँ, आपको मानसिक सुकून रहेगा। आपकी एक दिनचर्या हाँ। फिक्स हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम फिक्स हो जाएगा कि हाँ, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। आपकी हम्म। फैमिली स्टेब्लिश हो जाएगी। बाकी संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष के रूप बदल जाएंगे। जब आप जॉब करेंगे तो जॉब की फील्ड में जो आपको संघर्ष करने को मिलता है वो मिलेगा। ये खत्म हो जाएगा कि आप बेरोजगारी के दौर से हट गए, आपके पास जो पैसों की समस्या थी वो खत्म हो गई, और आप रोजगार हैं। समाज में आपको इज्जत मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि अपने समाज में इज्जत हाँ। रोजगार से ही मिलती है। अदरवाइज आप कितने भी काबिल हो, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो वो चीजें वहां से हट जाती हैं और शिफ्ट हो जाती हैं दूसरी तरफ। फिर आपका आपका जो फील्ड है, उस फील्ड के आपके लिए प्रॉब्लम है सारी की सारी। बाकी सब आपके लिए ठीक हो जाएगा। सर, मैं माफी चाहता हूँ, आपसे आखिरी सवाल किया था लेकिन एक सवाल हो रहा है अभी। सवाल है कि हम 2 3 साल 4 साल देने के बाद तैयारी, क्या हमें प्राइवेट की तरफ रुझान कर लेना चाहिए क्या, या फिर नहीं, ये हमें तो उसी में कंटिन्यू रहना चाहिए? नहीं, ये तो क्या स्टार्ट फिर? में ही सोचना चाहिए। हाँ। ये तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप तभी सोचें।
कि मुझे जॉब कौन सा करना है, प्राइवेट करना है या सरकारी करना है। जब आप 4 साल सरकारी जॉब को दे देते हैं तो आपने एक बहुत लंबा समय दे दिया, और 4 साल देने के बाद संभावना भी ये होती है कि अब आप बहुत नजदीक हैं अपने लक्ष्य के। अब 4 साल तक सिलेक्शन नहीं मिल पाया किसी वजह से, तो आप लक्ष्य के हम्म, बिल्कुल नजदीक हैं, और वहां हम्म, आके आप शिफ्ट कर जाएं किसी दूसरी तरफ, तो फिर आपको उतना ही समय उस फील्ड में देना पड़ेगा जो हम्म, आप अपने लिए प्राइवेट सेक्टर में फील्ड चुन रहे हैं। वहां भी आपको अपने आप को जमाने में तैयार समय लगेगा। तो हम्म, ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। हाँ, इसलिए ये होती है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, 21-22 साल के बाद तैयारी करना स्टार्ट करता है, और 21 साल 22 साल के बाद 4 साल तक लगातार देने के बाद 26-27 साल एज हो जाती है, और वो एक ऐसा समय होता है किसी भी युवा के लिए हम्म। कि जब उसको सेटल होना पड़ता है। मजबूरी होती है कि अब 27-28 साल के हो गए, आप सेटल नहीं होंगे, तो यहाँ ओवर एज का खतरा है कि यहाँ से और हो गए तो साल खत्म होंगे, यहाँ ओवरेज हो रहे हैं, जो बहुत से जॉब से ओवरेज हो जाते हैं, तब तक कुछ में होने वाले होते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप अंतिम उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं कि जब आप अपीयर नहीं सफलता कर की पाएंगे एग्जाम में, सफलता अपीयर नहीं कर पाएंगे, तब आपके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं कि क्या मैं दूसरे शिफ्ट हो जाऊं। तो वो स्वविवेक का निर्णय होगा। ताकि मेरे हिसाब से स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल और बचा है तैयारी करने को, तो उसको और ज्यादा मेहनत दो। जितना 4 साल में मेहनत करिए, कोशिश करो कि वो 1 साल में 4 साल बराबर मेहनत करें और सिलेक्शन ले लें, और जो पूरी मेहनत हुई है उसको सफल बनाएं, विश्वास जगे अपने आप में। सर, बच्चों के लिए अगर आप एक लाइन या फिर कोई कोट या फिर कोई संदेश देना चाहें तो क्या रहेगा आपकी तरफ से? मेरे लिए जो तो हमेशा यही रहा है, मैं तो अपने लिए भी यही कहता था कि हमेशा प्रयास करो, हम्म, और हमेशा प्रयास करते रहो, कभी निराश मत हो, सफलता अवश्य मिलेगी। सर, एक निजी सवाल संस्था के विषय से जुड़ा हुआ, डीएसएफ के बारे में जान के आपको कैसा लगा सर? मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई संस्था है जो इतना अच्छा काम कर रही है, और वो मेरे शहर से संबंधित है। आप सर, ये हम अभी चर्चा कर रहे थे श्री संदीप शर्मा सर से, जो श्योपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनसे चर्चा से जुड़ने के बाद मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो क्या, सीनियर से बात कीजिए आप, दोस्त अच्छे बनाइए, अपनी वीकनेसेस पे काम करिए, लगातार पेपर सेट लगाइए, लगातार अपने कार्य पर लगे रहिए। मोटिवेशन के लिए आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलिए, या फिर एक दूसरे इंटरव्यू पढ़िए, पिछले जो अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू पढ़िए। संदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि लोग बच्चों को ये सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। हम लोग जाएं उससे पहले मैं डीएसएफ की टीम को भी शुक्रिया करूंगा, जिन्होंने पूरी इस बैक 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 स्टेज पर रहकर इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित किया। हम लोग थैंक यू। आपसे बुधवार को हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे, शाम को 5 बजे। हमारे साथ डाइटिशियन मैम होंगे, मिसेस सिरिया मैम करके। आप लोग सभी आए बुधवार को 5 o'clock पर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।